भूल जाइए पेट्रोल कितना है, डीजल कितना है। आपके साथ आपके माँ बहन बेटियों का साथ घर में आकर बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, न्याय नहीं है। आप भूल जाइए, क्योंकि आपको तो हिंदू राष्ट्र चाहिए ना, जो भाजपा आपको सपना दिखा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर में जाकर घंटी बजाइए ना, ये सब मत मांगिएगा कि सिर्फ 70,000 करोड़ में एक नया स्कूल बताइए जो नींव से जमीन खरीद कर नींव से खड़ा किया हो इन्होंने। एक अस्पताल बताइए जहां पर इसने डीडीए से जमीन लेकर नींव से खड़ा किया हो। आप कहते हैं स्कूल और उस पे पोत देने से, प्रचारों पे करोड़ों रुपया विज्ञापनों में खर्च करने से, वो तो मोदी जी भी कर रहे हैं। घर से रात को उठाया, यूएपीए लगाया और जेल में ठूस दिया। मकसद डराना है, लोगों को चुप करवाना है। ये अलका लांबा है, इनको समझ आना चाहिए। ठीक है, आज वो 4 दिन से भागा फिर रहा है, जिसने धमकी दी मंदिर के बाहर जाकर। चिंता मेरी नहीं थी, बात थी कि वो एक धर्म से होकर दूसरे धर्म के लोगों को सरेआम गाली गलौज कर रहे हैं, उनकी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। पुलिस नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हरियाणा में। आपके साथ मैं हूँ साक्षी और हमारे साथ आज जुड़ गई हैं अलका लांबा, जिनसे हम करेंगे खास बातचीत। मैम बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू साक्षी आपका। मैम, किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं, आप भी उनसे मिलने गए। सरकार की 22 जनवरी के बाद से कोई बात नहीं हुई है किसानों की, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या राजनीतिक सिर्फ जब होता है नेता तब आते हैं किसानों के बारे में बात करने के लिए? इससे पहले सिर्फ उनको एक राजनीतिक हथियार बनाया गया है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आता है तब जाते हैं। चुनाव में आप देखिए इनके घोषणा पत्र, इनके भाषण, हम आएंगे। पहली कैबिनेट पहली मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण है कि हम इनका कर्ज माफ़ करेंगे। और उसके बाद अमित शाह जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं हमने कभी भी नहीं कहा था किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। वो कहते हैं कि हमने कहा था पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ़ करेंगे, और जो हुआ भी। तो मुझे लगता है किसानों के साथ किसान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। 60 करोड़ किसान और किसान खेती से जुड़े मजदूरों का ये मामला है। तालेबंदी में आपको याद होगा, तालेबंदी में जब सब घरों में बंद थे, उस समय कैबिनेट की मीटिंग जून में बुलाई गई, अध्यादेश लाया गया और एक बहुत बड़ा कृषि कानून, 3 कानून थोप दिए गए। कोशिश ये थी कि पार्लियामेंट बुलाया जब जाएगा तो चर्चा होगी, लेकिन उस पार्लियामेंट में भी चर्चा करने की बजाय उसे जो है ध्वनि मत से, बिना वोटिंग के, बिना चर्चा के थोप कर पार्लियामेंट बंद करके भाग लिए, जिसका नतीजा है आज दिल्ली की दहलीज तक किसान पहुंचकर अपने हक अधिकारों की, अपने साथ हो रहे अन्याय की लड़ाई को लड़ रहा है। और कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने साफ कर दिया है, हम इन 3 किसान विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ हैं, हम किसानों के साथ ताकत बनकर खड़े हैं। और राहुल जी तो आप देख रहे होंगे रोजाना जो है कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी जो स्टैंड है उसको बारी बारी दोहरा रहे हैं कि हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है और हम पूरा किसानों के इस कृषि कानून के जो खिलाफ है खड़े हुए हैं उनके साथ। किसान विरोधी कानून जो है उसके विरोध में है कांग्रेस पार्टी, लेकिन ये जो कानून है कांग्रेस की टाइम पे प्रपोज किया गया था, ऐसा बीजेपी कह रही है। नहीं, बीजेपी ठीक कह रही है, बिल्कुल। 2019 के हमारे घोषणा पत्र में जो है किसानों के कानून में किसानों की जो समस्याएं उसको लेकर सोचने की बात थी, रिफॉर्म्स की बात थी। हमने जब पहले सत्ता में थे मनमोहन सिंह जी के समय 70,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ़ किया था। तो रिफॉर्म्स की तो ज़रूरत किसान खुद समझता है, समझ रहे हैं आप, रिफॉर्म्स होने हैं, बट क्या बातचीत करके ये रिफॉर्म्स हुए हैं? किसानों से बात करके आए। किसानों को क्यों लग रहा है ये कानून उनके लिए डेथ वारंट है? क्यों किसानों को लग रहा है ये उनके विरोध में कानून है? क्यों लग रहा है ये पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने वाला कानून है? आप समझ रहे हैं, कांग्रेस भी आती तो स्वाभाविक है बदलाव लाती, लेकिन बातचीत से, लोकतंत्र के रास्तों से। किसानों को ये महसूस नहीं होता कि ये उनके विरोध में या किसी पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए है। कहीं ना कहीं आप कह रही हैं कि ये बिल सही है, लेकिन किसान चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं या किसानों को समझा नहीं पा रही है सरकार। लेकिन अगर कांग्रेस आती तो कैसे समझाती, थोड़ा अगर देखिए, इसमें आपत्ति क्या है? इसमें सबसे पहले ये आपत्ति है कि न्याय संगत नहीं है। कैसे? पूंजीपति कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग हो गई, आपने उसको पूंजीपतियों के साथ किसानों को कब मिलकर आप खेती करिए, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट विवाद होता है तो पूंजीपति जो हैं वो तो जा सकते हैं कोर्ट में, किसान कोर्ट में नहीं जाएगा अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। ये क्या की बात हुई कि किसान नहीं जाएगा? सबसे बड़ी बात। उसके बाद आपने जितने भी हमारी एपीएमसी मार्केट्स थी उसको नहीं कहा कि हमारी मार्केटें, हम लोग जो हमारे घोषणा पत्र में राहुल जी बार बार दोहराते हैं, हमने कहा था जब हम आएंगे तो हम सरकारी मंडी को ख़त्म नहीं करेंगे, हम उसे बढ़ावा देंगे। इन्होंने उसे ख़त्म करने की बात की है, बढ़ावे की बात नहीं की। देश के अंदर 2 एकड़ ज़मीन वाला जो है वो सबसे अधिक 80% किसान 2 एकड़ वाला है। इनका कहना है कि अब वो किसान तमिलनाडु, केरला, हरियाणा का किसान, कहीं 2 एकड़ वाला किसान
कितनी खेती करता होगा? आपको लगता है वो यहाँ से अपना सामान ढोकर, अपनी सामान ढो के तमिलनाडु केरला के कोने तक जाकर बेच पाएगा? और ये कहते हैं अब ऐसा, वो तो पहले भी था, लेकिन क्या 2 एकड़ वाला इतना कर सकता है? वो तो जिस मंडी में लेकर भी पहुंचता है वहां पर भी उसकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बिकती है। तीसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आ जाती हूँ, आपत्ति क्या है? क्यों किसानों को नहीं समझ आ रहा? केंद्र की सरकार मोदी को क्यों नहीं समझ आ रहा कि कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मांग रहे हैं? आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आपके कहने की क्या गारंटी? आपने तो बहुत कुछ कहा था। आपने कहा था स्मार्ट सिटी बनेगी, 15 लाख बैंक में आएगा, काला धन देश में वापस आएगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी, बहुत दावे आपने किए थे। कहाँ हुए वो आपके दावे पूरे? तो अब इन पे भरोसा करना जो है कोई भी नहीं करेगा। लोगों को लिखित में कानून के तौर पर गारंटी चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा, कानून जो है वो न्याय संगत रहेगा। और जहाँ तक आपने भंडारण का, जो मैं फिर कहूँगी, जो हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी भंडारण को आप देख लीजिए, अब इनको सौंप दिया है पूरी तरह निजीकरण करके। अडानी अंबानी के बोर्ड लग रहे हैं कि भंडारण जो है अब वो उनके हाथों में चला गया है ना? तो आपने अपने भंडारण भी खत्म कर दिया, यानी कि सरकार जो अनाज लेगी वो कहाँ रखेगी? अपने सरकारी गोदाम में नहीं, वो खत्म कर रहे हैं, पूंजीपतियों के बने गोदामों में आप रख देंगे। आपने जो लिमिट है, ध्यान से सुनिएगा, एसेंशियल कमोडिटी लॉज जो है 3 कानून में, एक वो भी है जो आपकी जो है वस्तु नियम की जो न्यूनतम भंडारण की सीमा थी वो आपने खत्म की है, जिससे डर है किसानों में कि किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, कम दामों में उनका शोषण करके उनसे लिया जाएगा, अपने भंडारण में भर दिया जाएगा। उसकी लिमिट अब खत्म हो गई है। जब बाहर महंगाई होगी तब ये ऊंचे दामों पर अपने भंडारण से, जो निजी भंडारण है, निकाल कर बेचेंगे, जिससे हर एक का नुकसान है और महंगाई की तरफ अभी भी बढ़ रहे हैं और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे लगता है केंद्र की सरकार की नाकामी है। अगर ये किसान हित कानून है तो क्यों समझाने में आप नाकामयाब हो रहे हैं? कहाँ लगता है आपको, कहाँ तक जाएगा अभी किसान आंदोलन? क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं। लगता है आपको कि सरकार मानेगी, रद्द करेगी ये कानून? देखिए, सरकार तो, किसान बहुत परेशान है। सरकार अपनी बहुमत के दम पर तानाशाही कर रही है, पूंजीपतियों मित्रों के दम पर सरकार टिकी हुई है। उनके धन बल और सरकारी मशीनरियों का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हर किसान उन्हें आतंकी, खालिस्तानी और उनको जो है देशद्रोही लगने लग गया, नक्सली लगने लग गया। सब पे देशद्रोह के मामले डालकर इनको किस तरह से जेल में डाला गया। तो मुझे ये, मैं आपको साफ कह रही हूँ कि ये जो आपका माफ़ी चाहूँगी, सवाल क्या था? मेरा सवाल है कि ये बिल अब रद्द होगा कि नहीं, क्योंकि 3 महीने तानाशाही की बात कर रही है, रद्द नहीं होगा। रद्द करना होता तो पहले दिन ये कर चुके होते। अब रद्द की बात पर आज कोर्ट ने से इन्होंने कहा कि ये इन्हें उठाइए। कोर्ट ने क्या जवाब दिया? सुप्रीम कोर्ट ने, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, इसको नहीं उठाएंगे, आज तक नहीं उठा पाए। दूसरी बात, इन्होंने, कोर्ट ने खुद इस कानून पर जो है रोक लगा दी कि जब तक जो है कमेटी बिठा दी, जब तक इससे बातचीत से हल नहीं निकलेगा, इस कानून पे रोक लगाने। अब तो केंद्र अपने ही बनाए कानून को रोक लगाने को खुद भी तैयार हो गई है। तो यानी कि कुछ तो कमी है, जो आपने 11 मीटिंगों में आप सफल नहीं हुए, संशोधन को आप तैयार हो गए, तो उसके बाद आप खुद कहते हैं हम इस पर रोक लगा देंगे। आप रोक कराने की बजाय रद्द क्यों नहीं करते? तो ये साफ है कि भाजपा की केंद्र सरकार पूंजीपति मित्रों के दम पर कदम पीछे नहीं हटा रही। अब एक एक कदम किसान अंदर आगे बढ़ रहा है, आंदोलन आगे बढ़ रहा है। कोई नहीं, 5 राज्यों के चुनाव हैं और उसके बाद आगे भी आप देखिएगा भाजपा का सुपड़ा साफ होना जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि किसान त्रस्त है, युवा बेरोजगार त्रस्त है, महंगाई से आम जन त्रस्त है। और अपराध आप देख रहे हैं, जब बेरोजगारी होगी तब युवा जो बेरोजगार है, जो ताकत होना चाहिए था, वो कमजोरी बन गया, बिकॉज वो नशे और अपराध की तरफ जाकर इस देश में इसलिए अपराध की बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कानून केंद्र की तानाशाह सरकार वापस लेगी। अब तो लड़ाई दूसरे लेवल पर लड़नी पड़ेगी। आपने कहा केंद्र सरकार का सूपड़ा साफ होगा, लेकिन हमने लोगों से बात की थी, हमने गए कि अगर आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, तो कोई कांग्रेस का नाम भी जनता के मुंह पे नहीं आया। तो आपको कैसे लगता है कि कांग्रेस वापसी कैसे करेगी? बात कांग्रेस की वापसी की है ही नहीं है। हर चीज़ हम लोग राजनीतिक दलों के बीच में, उनके दो नेताओं के बीच में, ये राजनीति से भी बहुत बड़े मुद्दे हैं, देश के मुद्दे, 134 करोड़ के मुद्दे हैं। भाजपा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा नहीं है। ये लोगों को समझना होगा, ये लोगों को समझना होगा कि 100 रुपए के करीब जो पेट्रोल 90 पहुंच गया, वो आपकी जेब में डाका डाल रहा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो भी सत्ताधारी बैठे हैं, क्योंकि इनका पेट्रोल सरकारी खर्चे से डलता है, आपके पैसे से जाता है। तो पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, आप बेरोजगारी दर देख लीजिए, आप गैस का सिलेंडर देख लीजिए। अब उसमें कहेंगे हमें कोई विपक्ष नेता नहीं दिख रहा, तो फिर ठीक है, भरवाइए 100 रुपए का लीटर पेट्रोल और डीजल। और जो अपराध हो रहे हैं, जिस तरीके के एक सांप्रदायिक, मैं कहूँगी धर्म के नाम पर जिस तरीके का उन्माद किया जा रहा है, लोगों को पता है कि इन्हें बदलना है। कौन है कौन नहीं वो अलग बात है, इन्हें इनका जाना तय है।
ठीक है मैम, बीजेपी के जो नेता हैं अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, किसानों के बारे में भी और विमेंस के बारे में भी। अभी रिप जीन्स के ऊपर सीएम उत्तराखंड के उन्होंने टिप्पणी की। क्यों नहीं इस पे कांग्रेस बात करती, कार्रवाई क्यों नहीं, मतलब इनके लिए क्यों नहीं कानून इस पे लड़ती? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हो जाते हैं हमारे देश में, जिस पे बात करी जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आप किसी देशवासी को पाकिस्तानी और दलाल और ऐसे शब्द, या लड़कियों के लिए आपको ये क्यों लगता है कि कांग्रेस नहीं लड़ती है? ये रिप जिस पे कांग्रेस कार्यालय से मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा हम लोगों ने कहा है कि आधी आबादी तीरथ सिंह रावत के इस बयान से आहत है, गुस्से में। ट्विटर में आपने देखा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब आप लोग दिखाओ नहीं, छापो नहीं और ब्लेम विपक्ष पे डाल दो। विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा। चीन्स पर किया था, बट अफगानिस्तानी, ये जो खालिस्तानी बोला जा रहा है पाकिस्तान, फिर मैं वही कहूंगी, गूगल करिए, अलका लांबा ही कर देंगे आप। कांग्रेस तो बहुत बड़ी बात है, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी बहुत बड़ी बात है। अलका लांबा भी करेंगे ना, तो आपको पूरे किसान आंदोलन में जब उनको आतंकी खालिस्तानी कहा जा रहा था, राहुल गांधी जी ट्रैक्टर यात्राएं पूरे आपके पंजाब से करते हुए हरियाणा में घुसे, कैसे हरियाणा में उन्हें रोका गया, सब कुछ सामने। पूरी दिल्ली ने अपनी जो है ट्रैक्टर रैलीज करके बिल्कुल किसान के ऊपर इस तरह से जो हमले किए जा रहे थे उन्हें, उनके ऊपर हम लोगों ने बकायदा खुलकर बोला है। ये कहना, ये देखिए, ये एक साजिश है मुझे लगता है, ये दिखाना कि विपक्ष तो खत्म है। विपक्ष तो है ही नहीं, कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस का नेता कोई नहीं। आज सिर्फ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है। दूसरा कोई नेता बता दीजिए को कि संघ और भाजपा की सोच और उसकी पार्टी, उसकी नीतियों से लड़ रहा हो। दूसरा नेता बता दीजिए। कहाँ है मायावती देश में घूमते हुए दिख रही हैं? बताइए, अखिलेश यादव देश में घूमते हुए कहाँ दिख रहे हैं आपको? आपको कौन सा दूसरा नेता मैं कहूँ जो अपना छोड़कर, अपनी कुर्सी, अपना पद, अपना राज्य छोड़कर देश में घूम रहा? मात्र एक श्री राहुल गांधी। तमिलनाडु में मिलेंगे, पौंडीचेरी में मिलेंगे आपको, अभी राजस्थान में मिले, पंजाब में मिले जहाँ चुनाव नहीं है, उसके बाद अभी आपको असम में मिलेंगे। एक वो नेता है पूरे देश से जुड़े हुए हैं और पूरे देश से सिर्फ भाजपा के सामने लड़ रहे हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि विपक्ष नहीं है, तो मुझे लगता है आप लोग खुद एक साजिश का शिकार हैं। सत्ता में जब भी कोई सरकार होती है, देखा गया है कि ऑपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज करती है, लेकिन जैसे ही नेता ज्वाइन कर लेते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ के अगर कोई बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, जाके उसके फिर गुणगान करने लगते हैं। ये हमारे देश में हमेशा से होता रहा है और अभी भी हो ही रहा है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोग समझदार हैं ना। जब नेता एक दूसरी पार्टियां बदलते हैं सत्ता के लालच में, ठीक है, सत्ता के लालच में कि आप एक पार्टी विपक्ष में उसको छोड़ रहे हैं और सत्ता की तरफ भाग रहे हैं आप, राइट? तो लोग भी देखते हैं कि ये अपने व्यक्तिगत लालच के पीछे गए हैं या जनता के लिए गए हैं। इनके साथ सच में अन्याय हुआ है जिस वजह से जनता ने उन्हें कहा कि आप ये फैसला लीजिए, या उन्होंने जनता के को ताक पे रखकर अपने लालच के लिए फैसले लिए? तो जनता पे ये छोड़ देना चाहिए कि कौन नेता संघर्ष कर रहा है, क्योंकि जनता सब देखती है और फैसला फाइनल जो है वो जनता ही लेती है। और मुझे लगता है जब जनता एक बार फैसला लेती है उसे सर माथे पर लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपने 20 साल सिर्फ कांग्रेस पार्टी को दिए, जनता को नहीं दिए। जब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और फिर आप विधायक बनी, आपने क्या काम किया और उसके बाद आपने कांग्रेस पार्टी फिर क्यों ज्वाइन की? देखो, मैंने कहा था कि जब मैं 20 साल कांग्रेस में थी तो मैं जनता में मतलब होता है कि आप चुनाव लड़ते हैं, जनता बीच जाते हैं, जनता आपको वोट देती है और आप जनप्रतिनिधि की तरह काम करते हैं। मैं कांग्रेस में जब तक रही तो 20 साल एक कार्यकर्ता रही। पार्टी ने जब जहाँ जो जिम्मेदारियां देश भर में दी, एनएसवी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, ऑल इंडिया कांग्रेस में सोनिया गांधी जी की टीम में राष्ट्रीय सचिव तक के पद पर मैं गई। तो उस समय पार्टी ने जो भी जिम्मेदारियां, लेकिन मुझे आज भी याद है 2003 में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रहे, आप हमारे बीच में नहीं है, मदन लाल खुराना जी के सामने मुझे टिकट दिया था, तब मैं 27 साल की थी, लेकिन मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला, मैं चुनकर जीत कर आती। तो मैंने जब आम आदमी पार्टी में गई तब आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं थी, 13 में, 14 में भी नहीं थी। मैं उनके साथ वाराणसी गई थी, मोदी जी के सामने चुनाव लड़ रहे थे, जिनको केजरीवाल जी ललकारते तो आज डर के चुप करके बैठे हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पर गई। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा वो सत्ता में आने के बाद अपने ही जन लोकपाल, स्वराज और भ्रष्टाचार और वो भी वही राजनीति कर रहे हैं जो संघ और आरएसएस, जाति और धर्म के ऊपर राजनीति कर रहा है, वो राजनीति कर रहे हैं और मुझे लगा कि इनका एजेंडा बदल गया है। तो मैं सत्ता को छोड़कर, केजरीवाल की टिकट और सत्ता को छोड़कर वापस अपनी उस कांग्रेस में आई, अपने घर वापस आई, जो आज भी गांधी के विचारधाराओं पर लड़कर देश को एक रखते हुए ताकत देकर आगे बढ़ाने की बात करती है। दिल्ली में एलजी के पास पावर चली गई है, ऐसा कह सकते हैं। आपने इसका विरोध किया, कांग्रेस पार्टी सामने आई और आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि दिल्ली के अधिकार लोगों से छीने जा रहे हैं। उसका क्या मतलब? देखिए, मैं आपको साफ बताऊं, ये आम आदमी पार्टी और भाजपा की मिली जुली एक साजिश के तहत ये हुआ है। जो कुछ भी कैबिनेट में लाया गया और उसके बाद पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है उसके ऊपर, साजिश क्यों है बताती हूँ।
2018 में जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने सारा विवाद खत्म कर दिया, क्लियर कर दिया था, मैं विधायक थी, सदन में खड़ी थी, एक एक लाइन मुझे याद है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन एलजी के पास है, कोई विवाद नहीं, खत्म हो गया। उसके अलावा सब कुछ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधीन आएगा। उसके लिए मुख्यमंत्री को एलजी से पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें जानकारी दीजिए। 3 साल से तो कोई विवाद ही नहीं था, बहुत बढ़िया सब चल रहा था। अचानक विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? दोनों की मिली जुली खेल है। खेल क्या है? क्यों फेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे कि क्यों पेट्रोल दिल्ली के अंदर 90 से ऊपर 91 रुपये है, क्यों गैस का सिलेंडर 900 के करीब पहुंचा हुआ, क्यों बेरोजगारी दर महिलाओं में 54% बेरोजगारी दर आज दिल्ली में बढ़ गई है। अपराध क्राइम देखिए, घर घर में जाकर लूटपाट और मार हो रही है। तो जब दोनों सरकारें, और कोरोना महामारी से भी हम निकले नहीं है, ध्यान रखिएगा, जब दोनों सरकारें फेल हो गई तो ये 3 साल बाद जानकर एक पन्ने का कि सरकार चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं, एलजी होगा। एक लाइन ये है संशोधन जो नया प्रस्ताव लाए। दूसरा ये है कि एलजी से आपको मंजूरी लेनी है और 50 दिन तक केजरीवाल खामोश रहते हैं। 3 फरवरी को ये कैबिनेट नोट आया था, समझ रही हैं? 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया। क्यों? केजरीवाल इंतजार करते रहे, सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे नहीं लेकर आए। क्यों? क्योंकि मिला जुला खेल है ना, सिर्फ मुद्दे से भटकाकर उलझाना है जनता को। और देखिए लड़ाई शुरू हो गई है, डोर स्टेप डिलीवरी, राशन, ये वो, अरे जो आपके हाथ में है वो कहते हैं मुख्यमंत्री की योजना के नाम होगा, वो कहते हैं प्रधानमंत्री की योजना के नाम होगा, और लोगों को राशन से वंचित रखने का एक खेल खेला जा रहा है, क्योंकि इनके पास है नहीं वो डिलीवरी सिस्टम। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें दिल्ली में, तो एजुकेशन सिस्टम पे, हेल्थ पर काफ़ी काम किया और जनता काफ़ी खुश है। बिजली के दाम भी कम हुए हैं और पानी भी अब अच्छा अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी से काफ़ी खुश है दिल्ली। इस पर आप क्या कहें? पानी अच्छा है, यमुना जाकर देखिए आपने, लोग कहते हैं साबुन से धो रहे हैं यमुना को, केजरीवाल जी साफ कर रहे हैं। झाग देखी, जहरीला पानी देखा। और हवाएं आपको मालूम है दिल्ली की? अच्छा, पानी और हवा की अगर हम बात करें, ये बहुत पुराना मुद्दा है दिल्ली में, पानी और पुराना मुद्दा है ना, तो पुराने मुद्दे को ही ये बता के सत्ता में आए थे ना। 7वां साल चल रहा है ना, मुद्दा तो पुराना था ना। यमुना साफ करेंगे, 7 साल में कितनी यमुना साफ हुई नहीं पूछेंगे क्या? इन्होंने कहा था हवाएं जहरीली होगी, 7 में कितनी हवाओं को आपने साफ किया? 2020 में 54,000 लोग, 2020 में 54,000 लोग जहरीली वायु से की वजह से, प्रदूषण की वजह से अपनी जान से हद हो गए। पूछेंगे या नहीं पूछेंगे आप? बेरोजगारी दर, 7 साल में कितने रोजगार दिए? आज अपने ही सरकारी आंकड़ों में बेनकाब हो गई दिल्ली की केजरीवाल सरकार कि 28% पुरुषों में और महिला में तो 54% बेरोजगारी दर बढ़ी है। महंगाई आप देख लीजिए सिलेंडर से। तो आप कहते पुराने मुद्दे, आई तो उन्हीं मुद्दों पर थी ना। 7 साल में क्या जवाब नहीं मांगेंगे उनसे? आपने कहा, लेकिन मैं वहीं पर आने वाली थी कि आप कैसे देखते हैं कि ये प्रदूषण का, और कैसे प्रदूषण कम किया जा सकता है? क्या एक्शन ऑफ मोड कांग्रेस का है इस चीज़ को लेकर? नहीं, केजरीवाल जी को कहिएगा, ये आपका इंटरव्यू सुन लेंगे। शीला दीक्षित जी ने 15 साल में क्या किया था वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए, बता दीजिएगा। क्या किया, क्या करेंगे? नहीं कर चुके थे, जिसे बर्बाद केजरीवाल ने किया। नंबर 1, पूरी दिल्ली के अंदर ट्रैफिक था, समझ रहे हैं? उस ट्रैफिक जाम के से निपटने के लिए फ्लाईओवर की दिल्ली बनाई गई। लोगों ने कहा, शीला दीक्षित ने पूरी दिल्ली को, तब बजट कितना था? 30,000 करोड़। आज कितना है? लगभग 70,000 करोड़। 30,000 करोड़ में दिल्ली को पूरी तरह जाल, फ्लाईओवर के जाल के किसने बदला? शीला दीक्षित जी ने बदला। जाम लगना कम हुआ। दिल्ली के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट 1, 2, 3, 4 फेज कौन लेकर आया? शीला दीक्षित जी लेकर आई। वृक्षारोपण करके मेरी दिल्ली, हरी दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, किसने प्रोजेक्ट चलाए? किसने दिल्ली को हरा भरा किया? किसने इंडस्ट्री जो प्रदूषित करती थी दिल्ली के अंदर थी, उसे खदेड़ कर सरहद से जो है रेजिडेंशियल एरिया या इलाकों से बाहर लेकर जाने का काम किसने किया? किसने 1 लाख बसेस जो डीजल और पेट्रोल की थी, प्रदूषण करती थी, उन्हें 1 लाख बसेस को सीएनजी में कन्वर्ट करने का काम किसने किया? ऑटो रिक्शा सीएनजी में किसने किए ये काम? ये काम कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने किए हैं। इसलिए ये 54,000 लोग जो 2020 में मात्र इनके आने के 6 साल बाद मौत के मुंह पे गए हैं ना, ये कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ था। सिर्फ 70,000 करोड़ में एक नया स्कूल बताइए जो नींव से, जमीन खरीद कर नींव से खड़ा किया हो इन्होंने। एक अस्पताल बताइए जहां पर इसने डीडीए से जमीन लेकर नींव से खड़ा किया हो। आप कहते हैं स्कूल और उस पर पोत देने से, प्रचारों पर करोड़ों रुपया विज्ञापनों में खर्च करने से, वो तो मोदी जी भी कर रहे हैं। विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च करिए, और हकीकत में आप हकीकत दिल्ली वालों से पूछिए ना। दिल्ली वालों से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, पढ़ाई काफ़ी सरकारी स्कूल में बेहतर हुई है। तो कैसे बेहतर हुई है? क्या ऐसा किया जो बेहतर हुई है? उसको अब्रॉड भेजा पढ़ाई मतलब कितने टीचर को, कितनी संख्या है? गवर्नमेंट स्कूल्स के, मोटे मोटे स्कूल्स की टीचर्स को एजुकेशन सिस्टम की तरफ बढ़ावा तो फिर भी दिया है। टीचर्स को, कुल कितने टीचर हैं और कितनों को भेजा है?
ज़्यादा नहीं, आई थिंक खत्म है ना। ऊँट के मुंह में जीरे से बड़ा बदलाव नहीं आता है, आपको ये समझना होगा। इन्होंने जो कुछ भी किया है काम कम है और उसका शोर जो है विज्ञापन उसके ज़्यादा किए हैं। पूछिएगा जो 10वीं में 9वीं में बच्चे के अच्छे एग्जाम नहीं नंबर नहीं आए उनको इन्होंने स्कूल से निकाला क्योंकि 10वीं का रिजल्ट खराब ना हो जाए, उन्हें ओपन स्कूल में भेजा। तो इनका 9th का ड्रॉप आउट रेट चेक करिएगा कि क्यों आपने उस बच्चे को पढ़ने के अधिकार से वंचित रख दिया। आपने उन्हें ओपन स्कूल में भेजा, उन्होंने घर बैठ के पढ़ाई की ताकि वो ओपन से अगर 10वीं में अच्छे पास हो गए नंबर ले आएंगे तो आपको 11वीं में एडमिशन देंगे। 10वीं और 12वीं के बच्चों को रिजल्ट खराब ना हो जाए इसलिए किया। आज क्यों अपना एजुकेशन शिक्षा बोर्ड लाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, आप बताइए क्या चल रहा है ये खेल? कट्टर देशभक्त पैदा करेंगे आप सिखाएंगे कट्टर देशभक्त। एक पन्ने का चैप्टर कैसा होगा आपका चैप्टर जिसमें आप बताएंगे कि कट्टर देशभक्त अच्छे इंसान। सीबीएसई के हमारे जो हैं कम से कम नहीं 27 स्कूल हैं, उन 27 स्कूल में 25 स्कूल को आपको राज्य शिक्षा की मशीन के अंदर घुसाएंगे और कट्टर राष्ट्रभक्त पैदा करेंगे। जो अभी तक सीबीएसई बोर्ड से दिल्ली से पढ़े हमारे जैसे, क्या सब देश के गद्दार हो गए? आज जो सरहद पे जवान खड़ा है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आप जैसे पत्रकार हैं जो इसी दिल्ली की इसी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ कर गए, वो सारे गद्दार हो गए एकदम में। ये देशभक्त पैदा करेगा। तो बकवासबाजी सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए संघ और आरएसएस के लाइन पर चलकर ये सब केजरीवाल जो खेल खेल रहे हैं ना उसमें कामयाब नहीं होंगे। वो आपने संघ की बात की, शंकराचार्य हैं एक संत, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर नहीं बन रहा है, आरएसएस का ऑफिस बन रहा है। नहीं, वो तो सबको ही पता है, सबको पता है कि ये खेल क्या चल रहा है। आज आप मुद्दे देख लीजिए। अभी मैं सुन रही थी रेलवे मंत्री पीयूष गोयल वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम योगी आदित्यनाथ को बुला रहे हैं। आप अपने गिरेबान में झांकिए। बंगाल में आप जो चुनौती दे रहे हैं, आपके पास 5 साल भाजपा के पास, असम भी था, डबल इंजन की सरकार है असम में और दिल्ली के अंदर। आपने वहाँ क्या किया है? मैं होकर आई हूँ वहाँ पर असम में, महिलाओं से मिलकर आई हूँ और फिर दोबारा जा रही हूँ 5 दिन के जनसभा प्रचारों में। आप हालत देखिए ना, आज पूरे देश की महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध में, क्राइम में, हर हिसाब में आप कहेंगे पूरी तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया। पता नहीं कौन सा मॉडल लेकर गए हैं। महिलाओं की बात करी, महिलाओं, अभी आपको भी धमकियां मिली जब आप गाजियाबाद के उस लड़के से मिली थी, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि महिलाओं की सेफ्टी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर शायद कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, किसी आम महिला को कहूँ या छात्रों को कहूँ, जैसे दिशा रवि की बात कर रहे हैं, उनको लगा 21 साल की बच्ची है, लड़की है, पर्यावरण पे काम करिए, किसानों का समर्थन कर रही है, घर से रात को उठाया, यूएपीए लगाया और जेल में ठूस दिया। मकसद डराना है, लोगों को चुप करवाना है। ये अलका लांबा है, इनको समझ आना चाहिए। 18 साल की राजनीति की शुरुआत की, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही, आज 27 साल हो गए। इनकी ये गीदड़ भभकियों से अलका लांबा डरने वाली नहीं है, ठीक है। आज वो 4 दिन से भागा फिर रहा है। जिसने धमकी दी मंदिर के बाहर जाकर, चिंता मेरी नहीं थी, बात थी कि वो एक धर्म से होकर दूसरे धर्म के लोगों को सरेआम गाली गलौज कर रहे हैं, उनकी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं और पुलिस कानून उसे पकड़ नहीं पाती, उन्हें सजाएं नहीं दे पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोगों को का संरक्षण पूरी तरह से इन्हें प्राप्त है। अगर संरक्षण प्राप्त ना होता तो दिल्ली के दंगों में जो 2020 में किसकी सरकार थी केंद्र में, या है मोदी जी की, भाजपा की, किसकी सरकार दिल्ली में, केजरीवाल की, खामोश रहे। अगर ये खामोश ना रहते तो दिल्ली दंगों में जो 52 लोग दोनों तरफ के मरे हैं वो मरते नहीं। ये इन दोनों की साजिशें हैं, मिली जुली चुप रहकर। ये सब चीज़ों से देश का भला नहीं होगा। ये देश को आज नहीं तो कल समझ आएगा, और जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उन्हें भी समझ आ रहा है कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। ये जिन लोगों ने धमकियां दी थी, 4 दिन से वो अपना घर छोड़कर, वो हरियाणा का है, दिल्ली के गाजियाबाद में उसको बुलाया गया, अब वो कहीं भटक रहा है क्योंकि पुलिस उसके घर में छापेमारी कर रही है। और जिन लोगों ने उसको बुलाकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की थी, उसको समझ आ गया कि हमारा इस्तेमाल हुआ है सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और आज उसे बचाने के लिए कोई उसके साथ नहीं है और वो भागे फिर रहे हैं। तो ये युवाओं को समझना होगा कि आपका बेरोजगार रखकर, आपका धर्म के नाम पर जहर नफरत आपके दिलों में बसाकर, आपका सिर्फ इस्तेमाल करके आपको छोड़ दिया गया है। अब आप अपना भविष्य बर्बाद है, ये आप तय है। मैम, धर्म के नाम पर हमारे यहाँ पॉलिटिक्स भारत में बहुत ज़्यादा देखी गई है, जिससे जो जनता है कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो जाती है। आधी जनता है जो कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, ठीक है, या तो आप हिंदू राष्ट्र ले लीजिए क्योंकि सरकार को फिर पूरा ध्यान उसी में रहने दीजिए,
अभी बेंगलोर में आया, किसी चर्च में जाकर इन्हीं लोगों ने जो संघ के और ये जो भी भाजपा के अपने हैं, उन्होंने जाकर वहाँ पर फसाद किया चर्च में। ये मस्जिदों में जाकर फसाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हिंदू धर्म के अलावा, जो हिंदुत्व इनका है, मैं भी हिंदू हूँ, माफ़ी चाहूँगी, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता, जो इनका धर्म, जो अपना इनका बना लिया इन्होंने, जो धर्म इनका कहता है कि प्यासा पानी पीने मंदिर में आए तो उसे पानी मत पिलाइए, भूखा आए तो उसे खाना मत खिलाइए, घायल आए तो उसे मलहम मत लगाइए, इंसानियत मत दिखाइए, मारकाट, खून खराबा, गंदी से गंदी अभद्र गाली महिलाएं भी आए उनको भी दीजिए। ये कौन सा धर्म सिखाता है? तो साफ सी बात है कि ये जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, ये कामयाब होंगे नहीं। और जो लोग इनका साथ दे रहे हैं, मैं उनको कहूँगी, भूल जाइए पेट्रोल कितना, डीजल कितना है, आपके साथ आपके माँ बहन बेटियों का साथ घर में आकर बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, न्याय नहीं है। आप भूल जाइए, क्योंकि आपको तो हिंदू राष्ट्र चाहिए ना, जो भाजपा आपको सपना दिखा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर में जाकर घंटी बजाइए ना, ये सब मत मांगिएगा कि महंगाई है, भुखमरी है, अपराध है, न्याय नहीं है, सुनवाई नहीं, भूल जाइए। फिर तो इसी पे काम होगा ना, क्योंकि सरकार को आपने वोट इस पे दिया, तो सरकार उसी पे तो काम कर रही है। आज मैं वही तो कह रही हूँ, जिन लोगों ने भाजपा को जिन मुद्दों पर वोट दिया है, उनको परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। परेशानी तो हम ऐसों को है जिन्होंने इन मुद्दों पर कभी भाजपा को वोट दिया ही नहीं है। हम तब भी विपक्ष में थे और आज भी विपक्ष में है। कल भी इन्हीं मुद्दों पर, जो विकास के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध है, विकास की बात है, अर्थव्यवस्था की बात है, हम कल भी उस मुद्दे पर थे, आज भी विकास के मुद्दे पर हैं।